एवरीवन, मैं हूँ नेहा और आप देख रहे हैं मेरे श्रीलंका ट्रिप की व्लॉग सीरीज। हमने जब श्रीलंका में लैंड किया उसी टाइम पे आया था साइक्लोन, जिसके बारे में आपने न्यूज़ में भी सुना होगा। इसी वजह से हमें एयरपोर्ट पे बहुत परेशानी भी हुई, वहाँ के सारे ऑपरेशंस अस्त व्यस्त थे। कोलंबो से हम लोग आ गए गॉल, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सेफ एरिया था, तो हमें अपनी आइटनरी भी थोड़ी चेंज करनी पड़ी। तो पहला दिन हमने गॉल एक्सप्लोर करने में ही बिताया, जो कि परसों का दिन था। फिर कल हम आ गए मिरिसा। कल हमने मिरिसा के सारे पॉइंट्स एक्सप्लोर किए और आज हमें मिरिसा से करना है चेकआउट। तो चेकआउट करने से पहले भी हम यहाँ के कुछ पॉइंट्स एक्सप्लोर करेंगे जो हमने कल नहीं कर पाए थे। तो आज के दिन हम सुबह सुबह जल्दी उठ गए। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और हम लोग जा रहे हैं आज के पॉइंट्स एक्सप्लोर करने के लिए। बेसिकली आज हमें जो पॉइंट्स एक्सप्लोर करने हैं ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो सकती है, इसलिए हमने सोचा इसे सुबह सुबह कर लिया जाए, उस टाइम पे ज़्यादा रश नहीं मिलता है। तो आज है मिरिसा में तीसरा दिन और फर्स्ट पॉइंट जो हम आज एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो है कोकोनट ट्री हिल। आपने इंस्टाग्राम में इसके बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। आज हम वही एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, देखते हैं ये एक्चुअल में कैसा लगता है। रास्ता आप देख ही सकते हो, काफ़ी भीगा हुआ सा है। एक्चुअली रात में हुई है अच्छे से बारिश, जिसकी वजह से थोड़ा कीचड़ वीचड़ हो गया है। ये देखिए, ये है हमारा कितना खूबसूरत सा समंदर। इसको देख के जी कभी नहीं भरता। तो आप देख ही सकते हैं कि अभी रास्ता ख़त्म नहीं हुआ है। व्हीकल पार्क करने के बाद लगभग 7 से 8 मिनट की वॉक आपको करनी पड़ेगी मेन पॉइंट तक जाने के लिए। वैसे अब आप यहीं से देख सकते हो कि हम लोग कोकोनट हिल के काफ़ी करीब आ गए हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जैसा हमने प्लान किया था कि हमें भीड़ भाड़ नहीं चाहिए और हम सुबह के वक्त जाएंगे तो हम इसे अवॉइड कर भी सकते हैं, तो वैसा ही हुआ। हम इतनी सुबह यहाँ पर आ गए हैं कि अभी यहाँ पर कोई भी नहीं आया है। ये जगह मिरिसा के सबसे आइकॉनिक व्यू पॉइंट्स में से एक है। समुंदर के बिल्कुल पास एक छोटी सी हिल पर खड़े ये कोकोनट ट्रीज श्रीलंका के ट्रॉपिकल लैंडस्केप को परफेक्टली डिफाइन करते हैं। इस हिल का लोकेशन ऐसा है कि यहाँ से इंडियन ओशन का अनइंटरप्टेड व्यू मिलता है। तीनों तरफ से पानी और ऊपर से पाम ट्रीज, एक नेचुरल 360 डिग्री कोस्टल फ्रेम क्रिएट हो जाता है। ये कोकोनट ट्रीज सिर्फ एस्थेटिक एलिमेंट नहीं है, बल्कि कोस्टल श्रीलंका की एवरीडे लाइफ का हिस्सा है। ये जगह ना कोई मॉन्यूमेंट है, ना कोई स्ट्रक्चर, फिर भी अपनी सिंप्लिसिटी में आइकॉनिक बन चुकी है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, हिल का सरफेस अनइवन और काफ़ी जगह से रॉकी है, इसलिए विजिटर्स को केयरफुल रहना पड़ता है, खासकर एजेस के पास। ये व्यू पॉइंट ज़्यादातर विजुअल एक्सपीरियंस के लिए है, ना कि लॉन्ग स्टे के लिए, इसलिए बहुत ध्यान से यहाँ पे जाएं। और क्योंकि कल रात यहाँ पे बारिश हुई थी, तो उस वजह से ये जगह और भी ज़्यादा स्लिपरी हो गई है। तो अब बज चुके हैं सुबह के 7:30 और अब आप देख सकते हो लोग भी यहाँ आने लग गए हैं। अच्छा हुआ कि हम सुबह सुबह आ गए और उस टाइम पे कोई भी नहीं था, हमने अच्छे से इस जगह को एक्सप्लोर किया। तो अब टाइम है यहाँ से निकलने का, बट सीरियसली अभी तक की ये श्रीलंका की सबसे खूबसूरत जगह थी जो मैंने देखी थी। हमारा कृष्णा तो अभी तक नींद में था और गोदी से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। एनीवेज, कोकोनट हिल तो हमने अच्छे से एक्सप्लोर किया। अब टाइम था अगले पॉइंट पे जाने का। अभी आप देख सकते हो कि श्रीलंका की एवरीडे लाइफ स्टार्ट नहीं हुई है, मार्केट वगैरह भी अभी ओपन नहीं हुआ है। इस टाइम पे अगर आपको चाय कॉफ़ी वगैरह भी चाहिए ना, तो वो भी आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी मार्केट स्टार्ट ही नहीं हुआ है। और कुछ तो यहाँ पे साइक्लोन का भी इम्पैक्ट है, तो बताया जा रहा था। वैसे तो जनरली जल्दी खुल जाता है, बट जस्ट बिकॉज अभी साइक्लोन इम्पैक्टेड है, तो इस वजह से मार्केट और भी ज़्यादा लेट खुलते हैं। तो ये लीजिए, हम आ गए हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसका नाम है मिरिसा बीच। तो जो हमारा मेन पॉइंट है वो मिरिसा बीच नहीं है, बेसिकली मिरिसा बीच पर ही है, बट ये मेन पॉइंट नहीं है। चलिए आपको दिखाती हूँ वो क्या है। तो ये है वो पॉइंट। बेसिकली हमें जाना है उस रॉक पर जिसका नाम है पैरेट रॉक। ये यहाँ का बहुत ही आइकॉनिक व्यू पॉइंट है। अभी आपको वहाँ जाके दिखाती हूँ वहाँ से व्यू कैसा आता है। मिरिसा बीच ऐसे तो हम कल रात को भी आए थे, हमने इनफैक्ट यहीं पे डिनर लिया था अपना।
अगर आप मेरा लास्ट व्लॉग देखोगे तो आपको उसमें दिख भी जाएगा, बट उस टाइम अंधेरे की वजह से हम लोगों को पैरेट रॉक दिखाई नहीं दे रहा था। इस टाइम सुबह के टाइम एकदम क्लियर व्यू है इसका। अभी ऊपर चल के आपको आगे का व्यू भी दिखाऊंगी। अब जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये कि ये सब कुछ क्रॉस करके हमें उस रॉक पे जाना था। दिखने में तो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ऊपर ऊपर से है, ज़्यादा पानी नहीं है, बट टू बी ऑनेस्ट जब उसके अंदर गए ना तो पैर अंदर धंस रहा था और पानी का फ्लो बहुत तेज था, जिस वजह से मुझे बहुत डर लग रहा था। किसी तरह भगवान को याद करते हुए मैं आगे बढ़ रही थी कि भगवान अभी बचा लो, बाद में फिर कभी पनिश कर लेना। पानी वाला रास्ता क्रॉस करते समय मैं ये सोच रही थी चलो बला टली, अब आगे के लिए इजी हो गया, बट आगे आए तो रास्ता और भी ज़्यादा अनइवन था, बहुत ही ज़्यादा पथरीला और बिल्कुल अनइवन। वैसे उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं था, प्रॉब्लम ये थी कि बीच आने के चक्कर में मैंने सिर्फ चप्पल डाले और यहाँ पर बारिश होने की वजह से, मॉइस्चर होने की वजह से ये पूरा एरिया स्लिपरी हो गया, जिस वजह से रिस्क और बढ़ गया। ये देखिए अब धीरे धीरे और लोग व्यू ऊपर की तरफ आ रहे हैं। अभी भी हम मेन उस व्यू पॉइंट पे नहीं पहुंचे हैं, तो चलिए आगे चलते हैं और उसे एक्सप्लोर करते हैं। ये देखो यार क्या शानदार व्यू है। इस रॉक पे चढ़ने के बाद आपको 360 व्यू मिलेगा सी का। पानी तो यहाँ चारों ओर से दिखाई दे ही रहा है, बट रॉक पे आप देख सकते हो अच्छे खासे प्लांट्स हैं, हर तरफ ग्रीनरी है, पूरा हरियाली से ढका हुआ है ये देखिए सामने कुछ लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। जैसे कि मैं बता ही चुकी हूँ, रॉक के टॉप से मेरिसा बीच का पेनोरामिक व्यू दिखाई देगा। एक तरफ पाम लाइन कोस्ट और दूसरी तरफ ओपन ओशन। ये व्यू पॉइंट मेरिसा की ज्योग्राफी को समझने का एक परफेक्ट एंगल देता है। ऊपर खड़े होकर सिर्फ हवा और लहरों की आवाज़ सुनाई देती है, नीचे बीच की मूवमेंट धीरे धीरे बैकग्राउंड में चली जाती है। हाई टाइड या रफ सी कंडीशंस में पैरेट रॉक पर चढ़ना अनसेफ माना जाता है, इसलिए टाइमिंग और टाइड का ध्यान रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मेरिसा बीच और पैरेट रॉक मिलकर एक ऐसा एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं जहां कोस्टल रिलैक्सेशन और नेचुरल व्यू पॉइंट्स दोनों एक साथ मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया। अब था यहाँ से निकलने का टाइम। ट्रस्ट मी, कोकोनट हिल आज इतना खूबसूरत देखा, उसके बाद ये देखा, ऐसा लग रहा है कि श्रीलंका के ये सबसे सुंदर पॉइंट्स थे अभी तक के। कल ऐसा लग रहा था कि इतना मज़ा नहीं आया है, सिर्फ बीचेस ही देखे हैं, बट आज ये पॉइंट्स कवर करने के बाद ऐसा लग रहा है कि मेरिसा इज़ इक्वली ब्यूटीफुल। तो अब आ गया है यहाँ से निकलने का टाइम। अब फिर से उतनी ही मेहनत करनी है नीचे जाने के लिए। ये देखिए है ना कितना शानदार व्यू। सच में व्यूज इतने खूबसूरत थे कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। अब फिर से ये पूरा एरिया क्रॉस करके उस तरफ जाना था। अब मुझे फिर से बहुत तेज डर लगने लगा था, दिल की धड़कनें बहुत बढ़ गई थी। एक छोटी सी गलती और आप पानी के अंदर, और उसमें पत्थर पे अगर गिर गए तो चोट लगेगी अलग से। एनीवेज क्रॉस तो करना ही था, हमने क्रॉस कर भी लिया अच्छे से। अब अभिनव को बीच पे नहाना था तो वो चले गए पानी में।
पापा को पानी में देखकर कृष्णा एक्साइटेड होकर अंदर तो चला गया, मगर पानी का फ्लो देखकर 1 मिनट में ही बाहर भी आ गया। तो अब तक आ गई थी बढ़िया धूप, सुबह के बज गए थे 8:30 और हम लोगों को अब बहुत तेज भूख भी लग गई थी। तो सोचा अब जाके कर लिया जाए ब्रेकफास्ट। तो पूरा मार्केट तो अभी तक ओपन नहीं हुआ था, जो भी ओपन हुआ उतने में हमने एक छोटा सा रेस्टोरेंट देखकर वहाँ पे ब्रेकफास्ट करने का सोचा। वेजिटेरियन में मुझे जो ऑप्शंस दिखे वो मैंने ले लिए और नॉन वेजिटेरियन में उसे जो बेटर लगा उसने ले लिया। नाश्ता बहुत ही सिंपल था मगर अच्छा था। बस ब्रेकफास्ट करके हमें पहुंचना है हमारे स्टे पे और फ्रेशन अप होके कर देना है चेकआउट। तो ये लीजिए, हमने कर दिया है चेकआउट हमारे स्टे को और अब टाइम आ गया है मेरिसा को बाय बाय करने का। जल्दी से लेते हैं यहाँ की नियर बाय स्टेशन से बस और पहुँचते हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो नियर बाय बस स्टेशन यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, बस 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर ही हमें मिल गया हमारा बस स्टेशन और सिर्फ 2 मिनट का ही वेट करने पर हमें मिल गई हमारी बस हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। तो इस बस से अभी हम जा रहे हैं मतारा। बेसिकली मतारा हमारा लास्ट डेस्टिनेशन नहीं है, हमें जाना है यहाँ से एला, मगर एला तक जाने के लिए हमें मतारा बस स्टैंड तक जाना होगा, उसके बाद हमें वहाँ से बस चेंज करनी पड़ेगी। तो ये अभी तक की पहली बस है जिसमें हम बैठे हैं और किसी तरह की भीड़ भाड़ नहीं है। अच्छी खासी स्पेस है बस में। इनफैक्ट हम लोगों ने सीट्स भी अलग अलग ले ली थी ताकि हम आराम से बैठ सके। कृष्णा अपना मस्त खा पी के सो गया है, उसको अब किसी बात से मतलब नहीं है। तो ये लीजिए, हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं मतारा के बस स्टेशन पे। अब यहाँ से हमें ये बस ढूंढनी है एला जाने के लिए। देखते हैं अभी मिलती है या थोड़ी देर बाद मिलती है। ऑप्शंस एक्सप्लोर करके आपको बताती हूँ क्या मिला हमें। तो गाइस 2-3 ऑप्शंस एक्सप्लोर करने के बाद हमने फाइनली कंक्लूड किया कि हम टैक्सी से जाएंगे। कुल मिलाकर हमें एला के लिए डायरेक्ट बस नहीं मिल रही थी, या तो हमें ऐसी बस मिल रही थी जिसे हमें 2 या ढाई घंटे बाद फिर से चेंज करना पड़ रहा था। लगेज भी हमारे पास अच्छा खासा था और कृष्णा भी हमारे साथ था। इसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि वो बस हमें 7 से 8 घंटे के ट्रैवल के बाद एला पहुंचा रही थी। तो बस चेंज करने का डिस्कम्फर्ट तो एक बार को हम ले लेते, लेकिन जो ट्रैवलिंग टाइम इतना लंबा था उसे हम बिल्कुल भी अभी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने टैक्सी लेने का फाइनली कंक्लूड किया। तो एला तक जाने के लिए टैक्सी ने जो हमसे फेयर चार्ज किया वो था 11,000 लंकन रुपी, जो कि इंडियन करेंसी में लगभग पड़ते हैं 3,000 रुपये। थोड़ी और बातचीत करने के बाद हमें ये समझ में आया कि ये काफ़ी अच्छी डील थी, क्योंकि वहाँ तक जाने के लिए जो एक्चुअल फेयर लगता है वो अराउंड 16 to 17,000 लंकन रुपी लगता है। तो उस हिसाब से तो हमने यही समझा कि हमें एक अच्छी डील मिल गई है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम टैक्सी से जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कंफर्ट हमें रहता है। कृष्णा भी हमारे साथ है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली थी। हम इस बात से ही काफ़ी खुश थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो मैं बताना भूल ही गई, अगर हम टैक्सी से एला जाते हैं तो इसमें हमें फेयर लगभग 31 से 3200 रुपये INR के लगे हैं, लेकिन जो हमारा ट्रैवलिंग टाइम होगा वो 7 घंटे से रिड्यूस होकर हो जाएगा सिर्फ 3 घंटे, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ी बात थी। जो कि मैंने बताया कि बस से अगर हम जाते तो हमें लगभग 7 से 8 घंटे लग जाते, लेकिन टैक्सी में वो डिस्टेंस हमने सिर्फ 3 घंटे में कवर कर लिया था। वैसे इस बात से हम काफ़ी सरप्राइज थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी गवर्नमेंट बस डायरेक्टली एला के लिए नहीं मिल रही है। यहाँ के लोकल लोग कैसे ट्रैवल करते होंगे। ऑब्वियसली हर कोई डायरेक्ट टैक्सी तो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो थोड़ा और बात करने पे पता चला कि जितने भी बड़े व्हीकल हैं जैसे ट्रक हो गए, बसेस हो गई, इनको हाईवेज का रूट नहीं दिया जा रहा है। बेसिकली दे आर नॉट अलाउड ऑन द हाईवे रूट। श्रीलंका में साइक्लोन आने की वजह से उनके ट्रांसपोर्टेशन गाइडलाइंस में भी कुछ चेंजेस आए थे, जिसकी वजह से कुछ रीराउटिंग की गई थी। तो यही कारण था जिसकी वजह से बसेस को एला पहुंचने में 7 से 8 घंटे लग रहे थे, जबकि एक लोकल टैक्सी हाईवे का रूट लेकर सिर्फ 3 घंटे में हमें एला पहुंचा दे रही थी।
एला पहुंचते समय जो हमने रास्ते में व्यूज़ देखे वो इतने खूबसूरत थे। आप भी देखिए, बताइए आपको कैसे लगे। मुझे तो ये इतने खूबसूरत लग रहे थे और मैं ये सोच रही थी कि यहाँ के व्यूज़ इतने खूबसूरत हैं तो एला में तो क्या ही मिलेगा। इस 3 घंटे के रास्ते में हमने वेदर में बहुत ही ड्रामेटिक चेंज देखा। जब वहाँ से निकले थे तब अच्छी खासी ठंडी थी, बीच में बहुत अच्छी खासी धूप आ गई, उसके बाद थोड़ी देर में बहुत अच्छे से बारिश भी होने लगी। तो यहाँ पे हमने सारे वेदर चेंज देख लिए। ये देखिए, अब इस वक्त शुरू हो गई है बारिश। हमें बस ये लग रहा था कि इस बारिश की वजह से हम किसी जाम में ना फंस जाएं, बट टचवुड ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो एला पहुंचने से पहले आता है एक और टूरिस्ट पॉइंट जो कि मैं आपको अभी दिखाती हूँ, जिसका नाम है रावणा वाटरफॉल। एकदम रास्ते में ही पड़ता है। गाड़ी आप साइड में पार्क कर इस वाटरफॉल के व्यू को एंजॉय करने आ सकते हैं। तो हमने हमारी कार वाटरफॉल से थोड़ी दूरी पर पार्क कर दी है ऑलरेडी, और अब चलिए आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लोर करते हैं हमारे वाटरफॉल को। तो आप देख सकते हो, जब हम वहाँ पहुँचे तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन कुछ लोग थे जो ऑलरेडी देखने आए थे वाटरफॉल को। तो गाइज आप देख सकते हो, ये है रावणा वाटरफॉल। श्रीलंका के सेंट्रल हाईलैंड्स में एला टाउन के पास स्थित एक आइकॉनिक नेचुरल लैंडमार्क है। ये लगभग 25 मीटर की हाइट से गिरता हुआ पानी मल्टीपल रॉक लेवल्स पर स्प्लिट होता है, जिससे इसका फ्लो लेयर्ड और विजुअली डायनेमिक दिखता है। वाटरफॉल के आसपास डेंस ग्रीनरी और मिस्ट्री एयर इस जगह को एक नेचुरली कूल एनवायरनमेंट देते हैं। मॉनसून के दौरान इसका वाटर फ्लो काफ़ी पावरफुल हो जाता है, जबकि ड्राई सीजन में ये कंपैरेटिवली कम दिखता है। लोकल फोकलोर के मुताबिक रावणा वाटरफॉल का नाम किंग रावण से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि रामायण के समय सीता को यहाँ के पास एक केव में रखा गया था। इसी वजह से ये जगह कल्चरल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी कैरी करती है। वाटरफॉल के नीचे छोटे नेचुरल पूल्स बन जाते हैं जो देखने में इनवाइटिंग से लगते हैं, लेकिन रॉक्स स्लिपरी होते हैं और स्ट्रॉन्ग करंट की वजह से यहाँ स्विमिंग वेरी रिस्की हो सकती है। ओवरऑल ये वाटरफॉल हमें बहुत अच्छा लगा। रोड साइड लोकेशन होने की वजह से रावणा वाटरफॉल टूरिस्ट के लिए इजी एक्सेस पॉइंट है और अक्सर लोग शॉर्ट स्टॉप्स के लिए यहाँ रुकते हैं। सेफ्टी के लिए विजिटर्स को वार्निंग साइंस फॉलो करने चाहिए और हैवी रेन्स के टाइम पर वाटरफॉल के पास जाने से बचना चाहिए। तो अब अपनी जर्नी फिर से रिज्यूम करते हैं। हमें जाना है एला, जो कि अभी भी यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। अगर थोड़ा सा एला के बारे में आपको बताऊं तो ये श्रीलंका के बडुल्ला डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है और कोलंबो से लगभग 200 किलोमीटर दूर सिचुएटेड है। एला अपने कूल क्लाइमेट, ग्रीनरी और सीनिक सराउंडिंग्स के लिए जाना जाता है। तो ये लीजिए, फाइनली बचा हुआ डिस्टेंस कवर करके हम आ गए हैं एला टाउन और अभी हम जा रहे हैं हमारे स्टे पर चेक इन करने के लिए। टैक्सी में शूट करना भूल गई थी, इसलिए आपको यहीं से दिखा देती हूँ। ये जो गाड़ी आपको सामने दिख रही है, इसकी जो पीछे वाली कार है, यही हमारी टैक्सी थी जो हमने हायर की थी रेंट पे। अच्छा, जो हमारा स्टे था ना, वो मेन रोड पे नहीं था, काफ़ी अंदर जाके था, तो वहाँ तक कार नहीं जा सकती थी, इसलिए कार ने हमें पीछे ही ड्रॉप कर दिया। और उसके बाद जो हमारे स्टे के मैनेजर थे वो हमें रिसीव करने के लिए आ गए थे।
इसलिए स्टे इतना अंदर होने के बावजूद भी लगेज वगैरह कैरी करने में हमें कोई खास दिक्कत नहीं हुई। तो ये लीजिए, आप देख सकते हैं ये था हमारा स्टे जिसका नाम था एलिगेंट होम स्टे। तो यहाँ तक पहुँचने में हमें अभी दोपहर के 3 बज गए हैं। फटाफट करते हैं रूम में चेक इन और जाके फ्रेशन अप होते हैं। बाकी ये प्रॉपर्टी आप देख ही सकते हो, काफ़ी ग्रीनरी है चारों ओर, बहुत ही अच्छी सी जगह है, बहुत ही पीसफुल सी जगह है। चलिए आगे चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि हमारा रूम कैसा है। गॉल और मिरिसा की तरह यहाँ एला में भी हमारा रूम फर्स्ट फ्लोर पर है। तो ये देखिए, ये था हमारा रूम। मुझे तो रूम देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। बेड वगैरह काफ़ी अच्छे से सेट किया गया था, सारी एसेंशियल्स वगैरह भी हमें दिए गए थे। वॉशरूम और देख लेते हैं फटाफट कैसा है। वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है और काफ़ी साफ़ सुथरा भी। बाकी अगर हम रूम साइज़ वगैरह की बात करें तो काफ़ी अच्छा साइज़ है, काफ़ी बड़ा रूम है। रूम से बाहर निकलते ही काफ़ी बड़ी बालकनी है और बालकनी से बहुत ही सुंदर व्यू है। आसपास चारों ओर ग्रीनरी दिखाई दे रही है। तो बस एला में हो गया है हमारा चेक इन। रूम में अब हम होते हैं फ्रेशन अप और आज एक्सप्लोर करेंगे एला को, जिसे मैं कवर करूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अदरवाइज यही व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। आपने ये व्लॉग देखा, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कल हम एला एक्सप्लोर करेंगे और उसकी सारी अपडेट्स मैं दूंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी ट्रैवलिंग।